इंडिया के डेटा के साथ साथ आपको एमपी स्पेसिफिक फैक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाली लॉन्च करी थी। रिपोर्ट भले ही 2023 की है, लेकिन वो अभी तक मौजूद सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में लॉन्च की जाती है। जैसे कि 2023 से पहले 2021 में आई थी और अब 2023 वाली अभी हाल ही में आई है। तो अगली बार जब लॉन्च होगी तो वो 2025 वाली होगी, तो वो अभी हमको देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 16 फरवरी 2025 में, तो उसमें हमको उम्मीद है कि 1 से 2 प्रश्न वो लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट से डाल सकते हैं। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है इंडिया का नजरिया और दूसरा है मध्य प्रदेश का नजरिया। अब चूंकि ये रिपोर्ट इंडिया के नजरिए से लॉन्च होती है, तो मध्य प्रदेश का जो कंटेंट है, एमपी स्पेसिफिक वाला जो कंटेंट है, उसको थोड़ा सा वहां से छांट पाना, ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि इंडिया के नजरिए से भी सेक्शन रखा है और एमपी स्पेसिफिक भी सेक्शन रखा है। तो आपको दोनों ही कंटेंट जो है बहुत सरलता से, बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सारा कंटेंट बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही सरलता से, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको मिलेगा। तो आइए आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें जो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कि ये जो 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च हुई है, ये कौन से नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट है? तो ये 18 नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, शॉर्ट में कहते हैं इसको ISFR 2023। अगर हमसे पूछ लिया जाए कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो 18 नंबर की रिपोर्ट हमको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंग्लिश में देखें तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमको आगे बस एक शब्द लगाना है मिनिस्ट्री, और उसमें 3 शब्द लगा देने हैं कि एनवायरमेंट होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए और क्लाइमेट चेंज होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण होना चाहिए, वन होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का जो मंत्रालय है वो लॉन्च करता है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो 18 नंबर की है 2023 वाली जो भी आई है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए, हर 2 साल में लॉन्च की जाती है। हर 2 साल में लॉन्च की जाती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो अगली बार जब आएगी तो वो किस नाम से आएगी? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025। ठीक है भैया, चलिए आगे देखें। अब यहां से हमारे फैक्ट्स की जो कहानी है दोस्तों वो प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां से हमको देखते हुए चलना है। ऊपर टाइटल लिखा हुआ है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये जो डेटा आपके सामने दे रखा है, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर 2 शब्दों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। कौन सा? कि हमेशा आप सोचोगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो केवल उसमें फॉरेस्ट की चर्चा उन्होंने करी होगी, लेकिन फॉरेस्ट के साथ साथ वो ट्री कवर को भी शामिल करते हैं। यानी कि आप यहां पर देखेंगे कुल वन एवं वृक्ष आवरण, यानी कि फॉरेस्ट तो वो हो गया जहां पर सारे पेड़ पौधे एक साथ होते हैं, और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज तो आपको पता है पेड़ तो हर जगह फैले हुए हैं, जरूरी थोड़ी ना केवल फॉरेस्ट में हो। तो अगर मैं फॉरेस्ट को भी शामिल कर लूं और अगर मैं वृक्ष को भी शामिल कर लूं, तो भारत का कितना हिस्सा ऐसा है? भारत की जो टोटल ज़मीन है, इंडिया की जो टोटल ज़मीन है, वो कितने से दिखाऊंगा? 100%। तो 100% ज़मीन में से कितना हिस्सा फॉरेस्ट और वृक्ष दोनों से ढका हुआ है? तो 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको जो डेटा याद करना है वो कौन सा याद करना है? 25.17%, जिसमें फॉरेस्ट और ट्री दोनों शामिल हैं। 2021 के नज़रिए से अगर हम देखें तो 2021 वाला डेटा भी हमसे पूछ सकता है। तो तब ये आंकड़ा कितना था? तब ये आंकड़ा 24.62% था, यानी कि हमको इंक्रीमेंट जो है देखने को मिला है। और जो वर्तमान में जो 25.17% का दोस्तों जो आंकड़ा है, इसमें मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट भी शामिल है और ट्री भी शामिल है। तो इस 25.17 में से फॉरेस्ट कितना है? तो फॉरेस्ट है 21.76%, और जो ट्री, जो पूरे देश में जितने भी वृक्ष हैं, उनका क्षेत्र, उनका प्रतिशत कितना है? 3.41%। तो यहां पर डेटा ये वाला याद रह जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करके यहां लिखा है, और 2021 वाला भी पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो होगी हमारी एक बेसिक जानकारी। उसके बाद आप इस टेबल को देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो कुल वन एवं वृक्ष आवरण का, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का जो एरिया तैयार होता है, तो वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यही पढ़ा है मैंने आपको पीछे, अभी कोई बदलाव नहीं किसी भी प्रकार का। और इसमें मैंने पीछे आपको यही पढ़ाया है कि जो वृक्ष, जो वन है, इस 25.17 में से जो फॉरेस्ट एरिया है वो 21.76% है, और जो 3.4% एरिया है ये किसका है, वृक्ष आवरण का, और ये किसका है, कुल वनों का, यानी कि फॉरेस्ट का। इतना याद हो गया। लेकिन एक डेटा हमको इस टेबल में से और मिलता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब कुछ नहीं, आप सिंपल भाषा में जो है झाड़ियां कह सकते हैं इनको, जो झाड़ियां होती हैं स्क्रब्स, है ना, छोटी मोटी। तो झाड़ियों का अगर मैं प्रतिशत देखूं भारत के कुल 100% में, तो 100% भारत की जमीन में से 1.33% जमीन ऐसी है जो झाड़ियों वगैरह से, यानी कि स्क्रब्स से ढकी हुई है। और भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो गैर वन क्षेत्र में आता है ना, यानी कि जहां पे फॉरेस्ट है ही नहीं। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, आप ये 100% में से ये वाला आप आंकड़ा लगभग हटा दोगे तो आपको सारा नॉन फॉरेस्ट एरिया ही जो है देखने को मिल जाएगा। तो भारत में ऐसा कितना प्रतिशत इलाका है जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, यानी कि गैर वन इलाके में आता है, तो 73.50%। क्योंकि दोस्तों देखो, हो सकता है कि हम पढ़ के गए होंगे, क्या हम पढ़ के गए होंगे कि फॉरेस्ट एरिया का परसेंट कितना है, तो हम तो बोल देंगे 25.17%। लेकिन ध्यान देना, अगर उसने इंडिया का केवल फॉरेस्ट एरिया पूछा है तो क्या आप 25.17% लिखोगे? गलती हो जाएगी ना। अगर उसने केवल फॉरेस्ट एरिया पूछा है तो 21.76%, और फॉरेस्ट प्लस वृक्ष दोनों पूछे हैं, तब आपको ये वाला आंसर देना है। मैं यहां पर लिख देता हूं ध्यान से, ताकि आप सचेत हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं कि ये भूल कहीं आपसे एग्जाम में ना हो जाए। तो ध्यान से इस बात को देखिएगा, सुनिएगा, और पूरी संभावना है कि वो आपसे ये भी पूछ लेगा इंडियन ज्योग्राफी के भीतर यूनिट नंबर 3 में कि भारत में गैर वन क्षेत्र यानी कि नॉन फॉरेस्ट एरिया का परसेंट कितना है, तो 73.50%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। आगे क्या डेटा है हमारे पास? अब आप ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ देख रहे हो, तो ऊपर जाते हुए ग्राफ से हमको क्या समझ में आता है? तो ऊपर जाते हुए ग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि वो कौन से ऐसे 4 राज्य रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिखाया है, बढ़ोतरी दिखाई है। बढ़ोतरी काय में दिखाई है? फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को कंबाइन करके वो कौन से 4 राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि को, इंक्रीमेंट को दर्शाया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको यही देखना है, ध्यान से बोलूंगा, गलती मत कर देना। ये फॉरेस्ट प्लस ट्री को कंबाइन करके पूछ रहा है कि वो 4 स्टेट्स ऐसे कौन से हैं जिन्होंने अधिकतम वृद्धि दिखाई है, जिन्होंने सबसे तेजी से ग्रोथ की है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री बड़े हैं, अधिकतम वृद्धि हुई है। कितना? 684 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का 559 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है उड़ीसा 559 स्क्वायर किलोमीटर इसमें भी, और फिर आता है राजस्थान 394 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। अब आप सोचो कि सर इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट तो मध्य प्रदेश में है, तो भैया वो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। लेकिन ये वाली जो स्लाइड है ये क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 स्टेट नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही है कि बीते समय में कौन से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि करी है, इंक्रीमेंट दिखाया है कुल फॉरेस्ट प्लस ट्री को मिलाकर। तो यहां पर तो मध्य प्रदेश का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करी है। उल्टा बीते 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में से जंगल खत्म हो गए हैं। आपको पता है कितना? लगभग इंदौर शहर का जितना आकार है इतना सारा फॉरेस्ट एमपी में से काट दिया गया है।
उसके बावजूद भी एमपी नंबर 1 पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, परंतु वृद्धि तो बिल्कुल नहीं हुई एमपी के अंदर। उसके बाद देखो अब इस अगली स्लाइड में क्या है, ये अगली स्लाइड भी दोस्तों अब यहां पर 4 राज्य की बजाय 3 राज्य का डेटा हमारे पास है जिन्होंने अधिकतम वृद्धि करी है। अब आप कहोगे सर पीछे भी तो आपने अधिकतम वृद्धि मैक्सिमम इंक्रीज वाले स्टेट्स पढ़ाए, लेकिन ध्यान से वहां पर फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों कंबाइंड थे और यहां पर केवल और केवल किस नजरिए से बात हो रही है, वन क्षेत्र के नजरिए से बात हो रही है। वापस से लिख दूंगा ध्यान से ताकि आपसे थोड़ी सी भी गलती ना हो पाए। तो केवल अगर हम फॉरेस्ट के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है, मिजोरम ने 242 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड नंबर पे किसने वृद्धि करी है, गुजरात 180 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर किसने वृद्धि करी है, उड़ीसा यानी कि 152 स्क्वायर किलोमीटर। इतना आप सभी को क्लियर हुआ, पक्का कोई दिक्कत कोई समस्या कैसी भी पीछे एक बार और इस स्लाइड पर आजमा लो, देख लो इसको, यहां पर कोई तकलीफ तो नहीं है। तो छत्तीसगढ़ बोल देना, उत्तर प्रदेश बोल देना, उड़ीसा बोल देना, राजस्थान बोल देना। रिवाइज करें वापस से कि 36 का आंकड़ा है, अब 36 का आंकड़ा है तो उत्तर तो हमको देना पड़ेगा, और उत्तर देने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा। और उड़ीसा में जाके दाल बाटी खा के चुपचाप आ जाएंगे, उत्तर पुत्तर देने की जरूरत नहीं है। तो 36 का आंकड़ा है, उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर देने के लिए उड़ीसा जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाके दाल बाटी खा के आ जाएंगे। दाल बाटी भैया राजस्थान की है भैया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। एक बार रिपीट करेंगे, 36 का आंकड़ा है, उत्तर तो देना पड़ेगा, कहां जाके उत्तर देंगे, उड़ीसा में, और वहां पर दाल बाटी खा के चुपचाप वापस आ जाएंगे। ये 4 वो राज्य हैं जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है, अधिकतम वृद्धि दिखाई है। किस मामले में, फॉरेस्ट प्लस ट्री, वन प्लस वृक्ष दोनों को मिलाकर। लेकिन अगर मैं यहां से जो वृक्ष वाला हिस्सा है, ट्री वाला हिस्सा, अगर मैं उसको हटा देता हूं तो मामला कुछ अलग हो जाएगा। फिर जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनके नाम हमको यहां पर बदलते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आ जाएगा मिजोरम, फिर आएगा गुजरात और फिर आएगा उड़ीसा। कि अगर मजे करने हैं ना, अगर मिजोरम की तरह मजे करने हैं तो साथ में एक गुज्जू दोस्त होना चाहिए, और गुज्जू दोस्त के साथ मजे करते हुए हमें कहां जाना है, उड़ीसा जाना है। ठीक है, जाना उड़ीसा ही है। 36 का आंकड़ा है, उत्तर देना है, उड़ीसा जाना पड़ेगा, दाल बाटी खा के आना पड़ेगा। यहां पर मजे करने हैं, गुज्जू दोस्त होना चाहिए, जाना वही पड़ेगा जहां पहले जा रहे थे, और वो क्या है, उड़ीसा। तो आपको ये 3 स्टेट्स भी याद हो जाएंगे। और ये 3 स्टेट्स कौन से हैं, जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है, अधिकतम वृद्धि दिखाई है, परंतु केवल और केवल फॉरेस्ट कवर यानी कि कुल वन आवरण के मामले में। आगे देखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब यहां पर हम कोई वृद्धि या इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां पर कोई वृद्धि इंक्रीज की बात नहीं कर रहे, अब हम यहां पर टोटल एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं कि भैया ये सब तो छोड़ो, आपकी कौन से स्टेट ने कितना इंक्रीज किया, क्या किया, वो सब छोड़ो। आप तो वर्तमान परिस्थिति में किस राज्य में कितने फॉरेस्ट और ट्री मौजूद हैं उसके हिसाब से आप हमको डेटा बताइए, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए साफ साफ कि केवल वो फॉरेस्ट के नजरिए से नहीं बता रहा, वो वृक्ष को शामिल करके बता रहा है। तो जब आप फॉरेस्ट को शामिल करोगे, सिर्फ फॉरेस्ट के नजरिए से देखोगे तो भी एमपी नंबर 1 पे दिखेगा। फॉरेस्ट प्लस वृक्ष दोनों को शामिल कर लोगे तो भी एमपी नंबर 1 पे दिखेगा। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, ये जो यहां पर लिखा है, देखो मध्य प्रदेश के नजरिए से ये जो स्क्वायर किलोमीटर वाला डेटा है वो याद होना चाहिए, बाकी किसी दूसरे स्टेट का याद होना हो। और अभी जब मैं अगली स्लाइड पे आपको केवल फॉरेस्ट के नजरिए से टॉप 3 राज्य दिखाऊंगा तो वहां पर भी मध्य प्रदेश आपको नंबर 1 पे दिखेगा, लेकिन फिर इतना स्क्वायर किलोमीटर नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें वृक्ष वाला हम हटा देंगे, केवल फॉरेस्ट वाला देखेंगे। ओके, तो आपको एक डेटा याद नहीं करना, आपको 2 डेटा याद करने हैं हर जगह पर। एक जहां पर फॉरेस्ट प्लस वृक्ष दोनों होंगे, दूसरा जहां पर केवल फॉरेस्ट होंगे। ओके, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री के हिसाब से देश में नंबर 1 सबसे ज्यादा एरिया है मध्य प्रदेश के पास, 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें तो कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप जाके देखिए कितनी हरियाली है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों आपका कहां, महाराष्ट्र। इतना क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, उसके बाद दूसरा दिमाग लगा के कहां जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी बहुत फॉरेस्ट हैं, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये टॉप 3 खिलाड़ी हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र, खत्म कहानी।
और स्क्वायर किलोमीटर केवल किसका याद रखना है, 85,724 स्क्वायर किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का है, जिसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों शामिल है। अब देखते हैं, अगर हम यहां पर पेड़ वाला सेक्शन हटा दें, ट्री को हटा दें और केवल फॉरेस्ट के नजरिए से टॉप 3 स्टेट देखें तो क्या आंसर मिलेगा, आओ वो भी देख लेते हैं। वापस से हम लोग मैक्सिमम इंक्रीज या अधिकतम वृद्धि की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर टोटल एरिया वाइज देख रहे हैं, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं हमारे टॉप 3 राज्य। तो टॉप 3 राज्य देख रहे हैं और उसमें भी हम केवल क्या देख रहे हैं, फॉरेस्ट कवर देख रहे हैं, है ना। तो आप देखिए यहां पर मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो बदल गया। फॉरेस्ट के मामले में भी एमपी नंबर 1 पर है, लेकिन ट्री वाला हिस्सा हटा दिया तो देखिए स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया कि नहीं हो गया। जब हमने ट्री के साथ बात करी थी, जहां पर हमारा फॉरेस्ट भी था, और प्लस हमारे वृक्ष भी थे, तो एमपी का कितना था, 85,724 स्क्वायर किलोमीटर, यही था ना भैया। और अगर आप वृक्ष को हटा दोगे तो कितना डेटा हो जाएगा, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बस वापस से यहां पे लिख देता हूं कि आप फिर से गड़बड़ ना कर दें, तो आपकी चेतावनी के लिए लिख देता हूं ध्यान से कि एग्जाम में पूछा गया है केवल वृक्ष वाला, यानी सॉरी, एग्जाम में पूछा गया है वृक्ष और वन मिलाकर, आपने लिख दिया ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में केवल फॉरेस्ट का पूछा है, आपने लिख दिया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, यानी कि टॉप 3 स्टेट्स की रैंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है, चाहे फॉरेस्ट प्लस ट्री को कंबाइन करके देख लो या सिर्फ केवल फॉरेस्ट को देख लो, कोई फर्क नहीं आया है, ठीक है। बस स्क्वायर किलोमीटर में आ जाता है। देखो नीचे मैंने चेतावनी के लिए फिर से लिख दिया था कि इस बात का ध्यान देना कि कहां आपसे फॉरेस्ट प्लस ट्री कंबाइन दोनों पूछे हैं और कहां सिर्फ आपसे फॉरेस्ट कवर पूछा है। तो इतनी बार मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद है कि अब आप फंसोगे इसमें नहीं। ये चित्र देखिए दोस्तों, यहां पर भी फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, यहां पर भी जो है वन आवरण की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट कवर में आपने अभी तो देख ही लिया कि टॉप 3 स्टेट बाई एरिया कि शीर्ष के 3 राज्य क्षेत्रफल के नजरिए से। अब आप यहां पर मुझे बताओ क्या फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों पूछ रहा है, नहीं, यहां पर आपसे ट्री का इंक्लूड नहीं है, ट्री वाला नहीं पूछ रहा। तो मध्य प्रदेश का फिर क्या आना चाहिए बताइए, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। हो गया ना दोस्तों क्लियर। सेकंड पे अरुणाचल, थर्ड पे छत्तीसगढ़, उनका डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए, हमने टॉप 3 स्टेट देख लिए जिन्होंने अधिकतम वृद्धि करी, है ना। टॉप 3 नहीं, इनफैक्ट 4 देख लिए थे हमने। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को कंबाइन कर दें तो हम लोगों ने क्या देखा था, सोच के बताओ, ट्रिक से बताओ। छत्तीसगढ़ देखा था, उसका उत्तर देना है तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जाना पड़ेगा, दाल बाटी यानी कि राजस्थान। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये टॉप 4 राज्य थे जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया, अधिकतम वृद्धि दिखाई फॉरेस्ट प्लस ट्री मिलाकर। फिर हमने पढ़ा टॉप 3 राज्य जिन्होंने केवल फॉरेस्ट में मैक्सिमम वृद्धि दिखाई थी, उसमें कौन था, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। लेकिन यहां पर अब हम प्रतिशत के नजरिए से पूछ रहे हैं, ठीक है। यहां पर अब हम स्क्वायर किलोमीटर के नजरिए से नहीं पूछ रहे, अब हम यहां पर टॉप 3 स्टेट्स पूछ रहे हैं, किसके नजरिए से, परसेंटेज के नजरिए से। तो अगर आप परसेंटेज के नजरिए से देखते हो, ठीक है ना, यहां पर भी वृद्धि की बात नहीं हो रही, यहां पर भी टोटल फॉरेस्ट के हिसाब से बात हो रही है, लेकिन परसेंटेज में। अब आप कहोगे सर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है तो सही, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से नहीं है। मध्य प्रदेश का अगर मैं वर्तमान में परसेंट निकालूं तो मध्य प्रदेश की टोटल जितनी जमीन है ना, उसके हिसाब से ये वाला हिस्सा मात्र 25% के आसपास बैठेगा। परंतु लक्षद्वीप पे जाओगे तो लक्षद्वीप की टोटल जमीन पे से 91.33% पर फॉरेस्ट है। तो प्रतिशत के हिसाब से रैंक बदलेगी ना। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य पर ध्यान दो, लेकिन साथ में मजे भी करो,
ठीक है। और मजे करने के लिए अब की बार उड़ीसा को छोड़ के कहां चले जाओ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्यों चले जाओ उड़ीसा को छोड़ के? क्योंकि अब आपको यहां पर मजे करने से पहले अपना लक्ष्य भी देखना है। तो लक्ष्य के साथ मजे करने हैं तो उड़ीसा नहीं जाना है, कहां जाना है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाना है। तो यहां पर आप इनका परसेंटेज में अगर मेमोराइज कर सकें तो बेशक जो है करिएगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो लक्षद्वीप का करिएगा। तो हमने प्रतिशत के हिसाब से भी दोस्तों देख लिया। अब हम बात करते हैं कि केवल ऐसा ही थोड़ी ना होगा कि सारे स्टेट्स ने फॉरेस्ट में वृद्धि ही वृद्धि करी है। कई सारे ऐसे स्टेट होंगे जिनके अंदर काफी गिरावट भी देखने को मिली है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 4 स्टेट्स जिन्होंने अधिकतम गिरावट दर्शाया है, अधिकतम गिरावट जिन्होंने आज मतलब जिनके अंदर हुई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा गिरावट, ओ हो, मैंने आपसे कहा था बीते 2 वर्षों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में गिरावट अगर कहीं हुई है, केवल फॉरेस्ट के नजरिए से दोस्तों पूछ रहा है, ध्यान से दीजिएगा। सबसे ज्यादा गिरावट बीते 2 वर्षों में हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। 612.41 स्क्वायर किलोमीटर के जो फॉरेस्ट हैं वो काट दिए गए हैं। ये लगभग इंदौर शहर के साइज के बराबर है। ये इंदौर सिटी के साइज के बराबर है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक ही तो हमारे पास इतनी बेहतरीन चीज थी फॉरेस्ट, अब बड़ा दुख हुआ कि वो भी बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद फिर किसने गिरावट महसूस करी फॉरेस्ट में? कर्नाटक आप इसीलिए भी याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो फॉरेस्ट काटने पड़ रहे हैं, ठीक है। लद्दाख में तो वैसे भी फॉरेस्ट ज्यादा होते नहीं है तो वो भी इस सूची में है। और नागालैंड में भी आपको यहां पर फॉरेस्ट में कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कहां पर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कम हुए हैं? मध्य प्रदेश के बाद फिर कर्नाटक में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर लद्दाख में ठंड पड़ती है तो लद्दाख, और चौथे पे नागालैंड। तो सबसे कम कहां हुए? मध्य प्रदेश, फिर कहां पर हुए? कर्नाटक, फिर कहां पर हुए? लद्दाख, और फिर कहां पर हुए आपका नागालैंड। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने गिरावट के नजरिए से देख लिए साहब, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब यहां पर आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट में मैंग्रोव, जो आप मैंग्रोव वृक्ष होते हैं ना, आपने देखे होंगे जिनकी जड़ें पानी के बाहर आ जाती हैं, है ना। समुद्र की तरफ से कोई तेज लहर आती है तो जो मैंग्रोव वृक्ष होते हैं बाढ़ वगैरह के पानी को भी बहुत कंट्रोल करते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहां पर भी जो है हमको बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं इनका टोटल एरिया इंडिया में कितना है? 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं इंडिया के टोटल एरिया से कंपेयर करूं तो ज्यादा थोड़ी ना है, तो इंडिया का टोटल एरिया तो बहुत बड़ा है। तो अगर मैं टोटल भारत के एरिया से कंपेयर करूं तो मैंग्रोव वृक्ष जो है ना वो भारत के टोटल एरिया में से केवल 0.15% हिस्से पर हैं। ये याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। भले ये याद रहे ना रहे, इसको जरूर याद रखना भाई, इसको भी कर ही लेना, से क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2021 की तुलना में बात करें, यानी कि जो प्रीवियस रिपोर्ट थी, तो उसके कंपेयर करें तो मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं ना उसमें गिरावट देखने को मिली है, वृद्धि देखने को नहीं मिली। ये देखिए गिरावट देखने को मिली है, कितना? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब पहले मैंग्रोव ज्यादा थे 2021 में और 2023 में उल्टे आते आते कम हो गए। अच्छा, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वृक्ष में गिरावट किसने देखी है? गुजरात ने। लगभग कितना किलोमीटर स्क्वायर? 36.39 किलोमीटर स्क्वायर। और मैंग्रोव में वृद्धि किसने देखी है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आप देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो। आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है 13.01 किलोमीटर स्क्वायर, और महाराष्ट्र में इंक्रीज कितना हुआ है? 12.39 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि कहां पर कमी आई है? तो गुजरात के जो मैंग्रोव वृक्ष हैं उनमें गिरावट आई है। ओवरऑल मैंग्रोव वृक्ष में गिरावट आई है। टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है मैंग्रोव वृक्ष? 0.15%, ठीक है। और आपका हाँ, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीमेंट आया है मैंग्रोव वृक्ष के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई है? अब हमारे पास आ गई है यहां पर कार्बन स्टॉक। अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है कार्बन स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? भंडार।
कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन, तो कार्बन का स्टॉक यानी कि कार्बन का भंडार। कार्बन का भंडार काय में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है सबसे ज्यादातर। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए यहां पर एक ये पौधा है, ठीक है, यहां पर एक ये पौधा है, ये पौधा अपना खाना बनाता है ना? तो अपना खाना बनाने के लिए या ये पौधा सांस लेने के लिए क्या चीज का यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इंसानों को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, और इंसान बाहर क्या निकालते हैं? CO2। ऐसे ही पौधों को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? पौधों को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित ग्रह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ बहुत बुरी बुरी सारी चीजें हो रही हैं, प्रदूषण हो रहा है। तो आप देखिए, इस पौधे ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास रख लिया और बाहर क्या छोड़ दिया? O2, यानी कि जो कार्बन वाली चीज है ये पौधे अपने अंदर रख लेते हैं उसको। तो ना सिर्फ दोस्तों पौधा आपको ऑक्सीजन देता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को खींच के अपने पास रख लेता है और आपको अच्छी अच्छी ऑक्सीजन दे देता है। तो कार्बन का भंडार, कार्बन का स्टॉक किसके भीतर बन रहा है? पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, इस देश में जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ही ज्यादा कार्बन स्टॉक बढ़ेगा। पेड़ ही नहीं है, पौधे ही नहीं है, वृक्ष नहीं है, वन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो कार्बन का स्टॉक रहेगा किसके अंदर? क्लियर हो गया? तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि वो अपने अंदर ज्यादा कार्बन का स्टॉक रखें, और जितना ज्यादा अपने अंदर कार्बन का स्टॉक रखेंगे उतना ज्यादा वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो आई होप आप कार्बन स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो है समझ गए हैं। भारत का अभी जो वर्तमान का कार्बन स्टॉक है वो कितना है? आइए देख लेते हैं। 7,285.5 मिलियन टन। अगर मैं इसको बिलियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर 3 के आगे फिर इधर डॉट आ जाएगा, 7.2855 हो जाएगा, लेकिन मिलियन टन में दिया है, मैं उसको मिलियन टन में ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी 785.5 मिलियन टन है। 2021 के तुलना में हमारा कार्बन स्टॉक बढ़ा है, ठीक है? तो कितना हो गया है? कितने से बढ़ा है? 81.5 मिलियन टन से जो है बढ़ोतरी हुई है भारत के टोटल कार्बन स्टॉक में। इतना क्लियर हुआ? अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि कार्बन स्टॉक तो पेड़ पौधों में जा रहा है, तो पेड़ पौधे में भी दो वैरायटी है ना। फॉरेस्ट वाला कार्बन स्टॉक अलग है, और फॉरेस्ट के अलावा जो बाकी ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो कार्बन का स्टॉक है उसको अलग काउंट किया जाता है। अगर मैं फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक और बाकी के वृक्षों का कार्बन स्टॉक दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो टोटल कार्बन स्टॉक जो है बन के आता है। अभी अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, नीचे दोस्तों यहां पर, अच्छा ये डेटा याद कर लोगे आप, 7,285.5 मिलियन टन ये भारत का वर्तमान का कार्बन स्टॉक है। ओके, अच्छा अब आप ये देखिए, नीचे एक लाइन लिखी है कि इंडिया का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन हो गया है। अब आपकी खोपड़ी यहां पर घूम जाएगी। बोले सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे कि इंडिया का कार्बन स्टॉक ये है, फिर आप अगली लाइन में कह रहे हो कि इंडिया का कार्बन स्टॉक ये है। ये बेचारा मिलियन में है, मिलियन का बिलियन भी कर लोगे तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहां तो 30 बिलियन है। ये क्या दो दो फैक्ट कैसे आ रहे हैं? सुनो आगे क्या लिखा हुआ है। ये जो 30 बिलियन है ना, ये क्या है? ये CO2 समतुल्य है, यानी कि CO2 इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जितना भी कार्बन का स्टॉक इंडिया के पेड़ों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर है, अगर हम उस सारे कार्बन को बाहर छोड़ दें, अगर सारे पेड़ों ने जितना भी कार्बन स्टॉक बना रखा है, अगर वो सारा का सारा कार्बन स्टॉक अगर आज वातावरण में छोड़ दें, तो उस सारे कार्बन स्टॉक से लगभग इतना बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये होता है इसका मतलब। मैंने कई जगह देखा है कि टीचर्स नहीं बता रहे हैं इसका मतलब, हो सकता है बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या चीज है, दोनों फैक्ट्स में डिफरेंस क्यों है। तो उसके आगे लिखा हुआ है CO2 इक्विवेलेंट। CO2 इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि अगर इंडिया के सारे फॉरेस्ट और सारे ट्रीज ने मिलकर जितना भी कार्बन स्टॉक अपने अंदर समाया हुआ है, आज की डेट में अगर वो सारा कार्बन वातावरण के अंदर छोड़ दें, तो उस सारे कार्बन की वजह से लगभग इतनी बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि बैंड बजा देगी हमारी।
तो इस डेटा से हमको बेसिकली क्या पता चल रहा है कि इतना बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में हो सकती थी, लेकिन चूंकि हमारे पेड़ पौधों ने कार्बन को अपने अंदर समा के रखा हुआ है, इसीलिए इतनी बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड आज वातावरण में मौजूद नहीं है। मतलब ये कार्बन स्टॉक को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दर्शाने वाली यूनिट है। लेकिन अगर आपसे भारत का कार्बन स्टॉक पूछता है तो आपको यही वाली वैल्यू जो है बतानी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो इसीलिए भी दे रहा हूं क्योंकि यूपीएससी क्या, एमपीपीएससी क्या, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, रटने से क्या होता है साहब, है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जो चित्र मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, आप यहां पर देखिएगा, ठीक है। हरे रंग से दिखा रहे हैं कार्बन स्टॉक जो कि केवल कहां मौजूद है, फॉरेस्ट यानी कि वन के अंदर। ब्लू रंग से जो दिखा रहे हैं वो है कार्बन स्टॉक जो कि किसके भीतर मौजूद है, ट्री। तो इसीलिए फॉरेस्ट और ट्री ये दोनों का डेटा हमेशा अलग अलग चलता है, ठीक है। हमको बाकी ईयर के से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 2021 का देखते हैं, ये आ सकता है। 2021 में अगर मैं फॉरेस्ट के नजरिए से देखूं तो फॉरेस्ट के नजरिए से टोटल कार्बन स्टॉक कितना था, 7204 मिलियन टन। परंतु ये टोटल आंसर नहीं है इंडिया का। इंडिया का टोटल आंसर कैसे बनेगा, ये प्लस ये। समझ में आई चीज आपको। जब मैं इसके अंदर इसको जोड़ दूंगा तब इंडिया का टोटल मिलियन टन्स में जो है कार्बन स्टॉक बनेगा। अभी जो मैंने आपको पीछे इंडिया का कार्बन स्टॉक दिखाया है वो ट्रीज वाला नहीं है, वो केवल फॉरेस्ट वाला है। क्लियर हुआ? क्योंकि रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं था कि हमने फॉरेस्ट प्लस ट्रीज का कंबाइन करके दिया है। क्योंकि अगर आप खुद भी देखो ना यार, 7204 में अगर आप ये 966 जोड़ दोगे तो ये 8000 के पार हो जाएगा, और 8000 के पार 2021 में था, तो 2023 में आते आते तो 8000 से और ऊपर ही गया होगा ना। लेकिन पीछे जो हमने अभी डेटा देखा है वो तो 8000 से काफी कम है। आप देखिए वो तो 8000 से काफी कम है। मतलब ये जो वर्तमान में हम इंडिया का कार्बन स्टॉक देख रहे हैं ये केवल फॉरेस्ट के नजरिए से है दोस्तों। इसके अंदर जो वृक्ष वाला कार्बन स्टॉक है वो शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ट्रीज वाला कार्बन स्टॉक शामिल नहीं है। ट्रीज वाला कार्बन स्टॉक, ट्रीज वाला कार्बन स्टॉक शामिल, ट्रीज वाला कार्बन स्टॉक शामिल नहीं है। क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो 7285 और 2021 का अगर हम देखें तो 7204, तो हां बढ़ोतरी तो हो गई लगभग, है ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये वो आ गया ना कि कार्बन स्टॉक अगर हम सारा कार्बन वातावरण में छोड़ दें तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, है ना, CO2 इक्विवेलेंट वाला। तो आप देखो 2021 में कितना था, लगभग 30.09, है ना। तो ये CO2 के बराबर वाला डेटा जो है इन्होंने यहां पर दिखाया है। और वर्तमान में ये 30.0 कितने से कितना हो गया, अब ये 30.43 जो है हो गया है। चलो बढ़िया है। आई होप कि ये चीज कम से कम क्लियर तो हो गई हो आपको हमेशा के लिए। चलो आगे देखें हम। आगे देखो भैया, आगे डेटा देखो हमारे पास क्या है। अगर हम बैम्बू एरिया यानी कि बांस क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो भारत में टोटल कितने इलाके पर जो है बांस पाए जाते हैं, तो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें केवल आपको इतना ही दोस्तों जो है पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2021 के डेटा से कंपेयर करें तो क्या इसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो जी हां, अगर हम 2021 के डेटा से कंपेयर करें तो हमको इतने की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आप हो सके तो ये वाला डेटा भी याद कर लेना कि बांस का क्षेत्र बढ़ गया है और बढ़ने के बाद वर्तमान में इतना जो है हो गया है। ओके भैया, चलो आगे देखें। अब यहां पर बात हो रही है किसकी, जिसको हम कहते हैं वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में वो टॉप 3 राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा वनों में जो है आग लगती है, तो आपके सामने आंसर मैंने लिख दिया है, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसको याद रखेंगे। रिपीट करें, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कहां पर, अपने एमपी स्पेसिफिक फैक्ट्स। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडिया के डेटा के साथ साथ आपको एमपी स्पेसिफिक फैक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अच्छा,
एमपी स्पेसिफिक फैक्ट क्या कहता है? अभी आपने पीछे बैम्बू के बारे में पढ़ा, बांस। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बांस का क्षेत्र पता है कहां पर है? मध्य प्रदेश में। हो गया ना कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बांस का क्षेत्र कहां पर है, सबसे ज्यादा बांस कहां हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की क्या हो गई? रैंक 1 हो गई। रैंक 1 हो गई काय के मामले में? बैम्बू एरिया यानी कि बांस क्षेत्र के मामले में रैंक 1 हो गई। कितना बांस क्षेत्र है मध्य प्रदेश में? 20,421 स्क्वायर किलोमीटर। परंतु मध्य प्रदेश की सेकंड रैंक भी है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि बांस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रैंक 1 है। वो तो है, लेकिन वृद्धि के हिसाब से बता रहा हूं कि इंक्रीज किसने कितना किया है उसके हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से। ऐसे तो टोटल फॉरेस्ट भी एमपी में ज्यादा थे, लेकिन वृद्धि थोड़ी ना हुई, उल्टा गिरावट आई। लेकिन यहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीज के हिसाब से बात करें, वृद्धि के नजरिए से बात करें, तो एमपी की रैंक क्या है? तो मध्य प्रदेश को अगर मैं वृद्धि के नजरिए से देखूं तो बीते 2 वर्षों के भीतर मध्य प्रदेश में 2027 स्क्वायर किलोमीटर जो बांस का क्षेत्र है वो बढ़ा है। तो टोटल बांस क्षेत्र के हिसाब से एमपी की रैंक 1 है, लेकिन बांस क्षेत्र में वृद्धि के हिसाब से, इंक्रीज के हिसाब से एमपी की रैंक जो है दोस्तों कितनी है? सेकंड है। इतना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक के मामले में भी एमपी की रैंक कितनी है? सेकंड है। इतना आप सभी को क्लियर हो जाएगा। एमपी की रैंक, कार्बन स्टॉक, जितना कार्बन स्टॉक बनेगा उतना अच्छी बात है कि नहीं? पोल्यूशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो कार्बन स्टॉक मेंटेन करने के मामले में एमपी की रैंक पूरे इंडिया में कितनी है? सेकंड रैंक है। कितना मैट्रिक टन, ये मैट्रिक टन है, कितना मैट्रिक टन कार्बन स्टॉक एमपी बनाता है? तो 608 मैट्रिक टन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमपी स्पेशल फैक्ट है आपके ये। उसके बाद देखिए, अगर हम लास्ट 3 वर्षों को कंपेयर करें, यानी कि 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट और 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर मैं पिछले 3 साल की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े को कंपेयर कर लूं तो एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना देखने को मिलेगा? दोस्तों यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर आपको ट्रीज वाला एरिया पूछा है? नहीं, यहां पर ओनली काय का एरिया पूछा है, ओनली फॉरेस्ट वाला एरिया आपसे पूछा है, आपसे वृक्ष वाला एरिया नहीं पूछा। तो आपने पीछे ही पढ़ा था 77,073, ये केवल फॉरेस्ट वाला है, ठीक है। और अगर मैं इसमें वृक्ष भी शामिल कर दूं तो कितना पढ़ा था हमने? 85,724, ऐसे ही कुछ पढ़ा था। तो ये केवल फॉरेस्ट के नजरिए से है। तो आपसे वर्तमान वाला डेटा भी पूछ सकता है, 2021 के हिसाब से क्या था वो भी पूछ सकता है, और 2019 के हिसाब से क्या था वो भी पूछ सकता है। एमपी पीएससी के एग्जाम पर भरोसा मत करना कि लेटेस्ट डेटा ही पूछे, तीनों साल का उठा के पूछ सकता है, इसलिए तीनों आपके सामने कंबाइन कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो लगभग टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना बैठेगा? टोटल एरिया का 25%। तो वही आंसर है। पहले कितना था? 25.14%, गिरावट हुई है ना। और उससे पहले भी लगभग कितना था? 25.14%, क्योंकि आप देखो बहुत ज्यादा खास डिफरेंस आया नहीं है, लगभग वो प्रतिशत में बराबर का ही आंकड़ा निकल के आता है, ठीक है। ये यहां का डेटा प्रतिशत के हिसाब से तो हो सकता है मैक्सिमम है कि नहीं पूछेगा, ये वाला 25% पूछ सकता है, और यहां से आपसे कोई भी डेटा वो उठा के पूछ सकता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे देखें। अगर मैं मध्य प्रदेश के जिलों के हिसाब से देखूं कि किस जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, यहां पर भी वंस अगेन हम ट्रीज को शामिल नहीं कर रहे, केवल और केवल वन यानी कि फॉरेस्ट को शामिल कर रहे हैं। तो उमरिया जिले के अंदर कितना वन क्षेत्र है? 55%, याद रह जाएगा। बालाघाट, देखो रैंक अपडेट हो गई है पुराने वाले की तुलना में। बालाघाट के अंदर कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 53%। और श्योपुर में कितना परसेंट वन क्षेत्र है? तो 52% जो है वन क्षेत्र है। ये डेटा याद रहेगा हमको, ठीक है। सारी उम्र निकल गई और जो बाल हैं अभी तक शेर की तरह बरकरार हैं। तो उम्र निकल गई उमरिया, बाल है बालाघाट,
शेर की तरह बरकरार हैं बढ़िया, तो श्योपुर। तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। ओके, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 55, 53, 52 इतना भी याद रखना है हमको। जिले के हिसाब से हमने देख लिया। अच्छा, अब जिले के हिसाब से ये देखते हैं कि सबसे कम फॉरेस्ट कहां पर है। यहां पर भी आप देखें वन, केवल वन की बात हो रही है, वृक्ष की बात नहीं हो रही, ओनली फॉरेस्ट। तो उज्जैन में हम सभी को पता है सबसे कम फॉरेस्ट है 0.68%। शाजापुर में फिर और कम है, मतलब सेकंड रैंक पर आ रहा है 0.84%। और फिर आगर मालवा तीसरी रैंक पर आ रहा है 1.83%। तो ये कम से बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम कहाँ है, उज्जैन, फिर शाजापुर, फिर आगर मालवा। प्रतिशत पर ध्यान देके आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ प्रमुख शहरी जिलों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख शहर हैं वो कौन से हैं? ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है और भोपाल है। यही 4 मेन शहर हैं। सारा विकास सरकार यहीं पे कर रही है, बाकी जगहों पे तो ध्यान दे नहीं रही है। तो अगर मैं मेन कुछ शहरों की बात करूं तो ग्वालियर में कितना फॉरेस्ट एरिया है? 27%। जबलपुर में फॉरेस्ट एरिया और कम है 20%। इंदौर में फॉरेस्ट एरिया और कम है 17%। और भोपाल में फॉरेस्ट एरिया और कम है यानी कि 12%। अब आप कहोगे सर हमको इंदौर की तुलना में भोपाल के अंदर ज्यादा फॉरेस्ट देखने को ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो भैया सुन लो, ये पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, ये फॉरेस्ट की बात हो रही है। फॉरेस्ट का एरिया अलग मार्क होता है। अगर हो सकता है ये फॉरेस्ट के साथ साथ टोटल पेड़ पौधों को भी शामिल कर लें तो रैंक में ऊपर नीचे का मामला हो जाएगा। लेकिन सारे 4 बड़े शहरों के हिसाब से ग्वालियर नंबर 1 पर है, फिर जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल। अगर आप परसेंटेज देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ग्वालियर में फॉरेस्ट कवर जो है बड़ा है, इंक्रीज हुआ है 9.5% से। जबलपुर में फॉरेस्ट कम हुआ है, कितना? माइनस का लगा है ना, -9%। इंदौर में फॉरेस्ट कम हुआ है कितना? -7%। भोपाल में फॉरेस्ट कम हुआ है कितना? -0.5%। तो प्रतिशत में भी घटाव बढ़ाव कितना, और यहां पर वर्तमान का स्टेटस दे रखा है। तो यह भी आपसे एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहां पर देखें कि सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है फॉरेस्ट को लेके, तो बाप रे बाप, दमोह में तो 85% की माइनस यानी कि गिरावट देखने को मिली है। और दमोह के बाद सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में नुकसान किसका हुआ है? सागर, यानी कि -71%। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया ही जो है मान के चलो यहां से साफ कर दिया है साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 की तुलना में 2022 की, देखो 2023 में कितनी वन अग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुई हैं? 15,878। 2022 में थोड़ी और ज्यादा थी, 17,142। चलो हालात में थोड़ा सा सुधार मिला है, 2022 में ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुई, 2023 में फॉरेस्ट फायर कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। वैसे तो मुझे लगता नहीं ये डेटा वो पूछ लेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो डेटा लिखना बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश के रेफरेंस में। अगर हम वन अग्नि के हिसाब से जिले देखें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में फायर कहां लगती है, तो रायसेन में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए, रैंक 1। देवास में फिर अगले नंबर पर रैंक 2 फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट की गई। और फिर सीहोर में नंबर 3 रैंक 3 फॉरेस्ट फायर जो है रिपोर्ट की गई। तो रायसेन में सबसे ज्यादा, फिर देवास, फिर सीहोर। इतना क्लियर हो गया एमपी स्पेसिफिक फैक्ट। और दोस्तों उसके बाद ना मैंने ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे डाला है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर एक शब्द था, मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिट 7 में एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछ सकता है, ठीक है। ये बड़ा ही विचित्र फैक्ट है आज के पूरे लेक्चर का, ठीक है। क्या नाम है? LULUCF। क्या पता हमसे यूनिट 7 में इसका फुल फॉर्म पूछ ले, ऐसे ही तो उटपटांग फुल फॉर्म आते हैं। तो LULUCF का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी। वैसे तो वो अंग्रेजी में ही फुल फॉर्म पूछेगा LULUCF की। तो LULUCF दोस्तों क्या है? ये एक तरीके का सेक्टर है, एक तरीके का क्षेत्र है जो हरित गृह गैसों को यानी कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कैसे कम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम की जाए और वातावरण को कैसे बचाया जाए। तो LULUCF का संबंध जो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है और ग्रीन हाउस गैस को, उनके उत्सर्जन को
कम करना है, ठीक है। लुलु CF, लैंड यूज, लैंड चेंज एंड फॉरेस्ट्री। तो दोस्तों इसके साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आई होप कि आपको ये डेटा और पूरा कंटेंट और पूरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए और बढ़िया तरीके से प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।